हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न टर्म्स के संबंध में अध्ययन करेंगे। आइए सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड हेटेरोलोगस क्रोमोसोम्स के संबंध, यानी सम गुणसूत्र और विषम गुणसूत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जाति के सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है, जिससे उसकी जाति की पहचान होती है। जैसे मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और यह गुणसूत्र सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं। जैसे कहा जाए कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, यह उतना उपयुक्त नहीं है जितना यह कहा जाए कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी गुणसूत्र सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं। और ऐसे गुणसूत्र जो जोड़े के रूप में रहते हैं, ऐसे गुणसूत्र जो जोड़े के रूप में रहते हैं, इन गुणसूत्रों को सम गुणसूत्र कहा जाता है। यानी प्रत्येक कोशिका में जो जोड़े के रूप में गुणसूत्र होते हैं, तो प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्रों को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है। प्रत्येक जोड़े में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से एक उसकी माँ से और दूसरा उसके पिता से प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी गुणसूत्र हैं, जैसे मनुष्य में जो पुरुष में जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, वह भिन्न तरह का होता है, एक्स वाई तरह का होता है। एक्स वाई संकेत उसे दिया गया है, तो यह जोड़े के रूप में नहीं है। ऐसे गुणसूत्र को आप हेटेरोलोगस अर्थात विषम गुणसूत्र कहते हैं। इस तरह से हमने आपको सम गुणसूत्र और विषम गुणसूत्र में डिफरेंसेज आपको बताया। आइए अब इसके बाद बार बार जो जेनेटिक्स में शब्द प्रयुक्त होता है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, यानी दर्श रूप और जीन रूप। किसी जीव जाति में जो लक्षण दिखाई देते हैं, वे दर्श रूप लक्षण कहलाते हैं। जैसे कहा जाए कि मटर के पौधे में जो उसका पुष्प दिखाई दे रहा है, वह पुष्प का रंग लाल है। यह जो हमने संकेत बनाया, यह शुद्ध लाल के लिए रिस्पांसिबल क्रोमोसोम्स हैं, और लेकिन यह भी तो लाल दिखाई देंगे। यानी ऐसे लक्षण जो दर्श रूप होते हैं, जो फिजिकली बाहर से दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षणों को आप फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन उन दर्श रूप लक्षणों को दिखाई देने के लिए जो उसकी जेनेटिक स्ट्रक्चर होती है, उसे ही जीन रूप कहा जाता है। जैसे मटर के पौधे में आप लीजिए कि देखने में तो यह भी पुष्प लाल लगेगा और देखने में यह भी पुष्प लाल लगेगा, लेकिन इसकी जो जीनिक स्ट्रक्चर है वह दोनों समान तरह की है, अर्थात यह समयुग्मी है। और यह देखने में यह भी लाल लगेगा, लेकिन इसकी जो जीनिक स्ट्रक्चर है वह भिन्न भिन्न तरह की है, अर्थात यह संकर लाल लगेंगे। उसमें सफ़ेद गुण के भी जीन्स हैं, लेकिन लाल जो है वह डोमिनेंट कैरेक्टर है, और सफ़ेद जो है यह जो जीन्स है यह रिसेसिव कैरेक्टर्स के लिए रिस्पांसिबल है। लेकिन देखने में तो फिजिकली यह इसका दर्श रूप लाल आएगा, लेकिन इसका जीन रूप अलग है, और देखने में यह भी लाल लगेगा, लेकिन इसका भी जीन रूप अलग है। सर्वप्रथम W.L. जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में फिनोटाइप और जीनोटाइप शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद आइए जो अगली टर्मिनोलॉजी है जेनेटिक्स की, उसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए, आप बार बार बात होती है कि एलील्स एंड एलिलोमॉर्फ। एलील्स किसे कहा जाता है या एलिलोमॉर्फ किसे कहा जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि जो गुणसूत्र होते हैं यह सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं, और ऐसे गुणसूत्र जो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं उनको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहा जाता है।
तो जो एलील्स और एलिलोमार्फ की परिभाषा दी जाती है, इसमें क्या है कि सम गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र पर उपस्थित परस्पर विरोधी लक्षणों वाले जीन्स को एलील अथवा एलिलोमार्फ कहा जाता है। जो एलील है उसका छोटा रूप एलिलोमार्फ कहा जाता है। लेकिन यह जो प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, इस पर जो जीन्स होते हैं उसका एक पर्टिकुलर निश्चित स्थान होता है, यानी क्रोमोसोम्स पर प्रत्येक लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स का एक पर्टिकुलर स्थान होता है। उस स्थान विशेष को ही लोकस कहा जाता है। बहुवचन में इसे लोकाई कहते हैं, बहुवचन में इसे लोकाई कहा जाता है। यानी लोकस गुणसूत्रों पर निश्चित वह विशेष स्थान है जिस पर किसी विशेष लक्षण के लिए जीन्स पाए जाते हैं। यानी गुणसूत्रों पर उपस्थित विशेष लक्षणों के जीन्स का अपना एक निश्चित स्थान होता है। उस निश्चित स्थान को ही उस जीन्स का लोकस कहा जाता है। आइए अब हम लोग अध्ययन करें होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, समयुग्म की और विषम युग्म की। हमने अभी आपको बताया है कि जो गुणसूत्र होते हैं यह सदैव जोड़े के रूप में रहते हैं। तो युग्मक जनन की प्रक्रिया में जो होमोजाइगस की डेफिनेशन दी जाती है, युग्मक जनन की प्रक्रिया में समान तरह के युग्मक निर्माण करने वाले जनक होमोजाइगस कहलाते हैं, और जो डिफरेंट तरह के युग्मक निर्मित करते हैं वह हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम सन 1902 ईस्वी में वेटसन और सैंडर्स नामक वैज्ञानिकों ने किया था। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, एक ऐसा पौधा है, मटर का एक ऐसा पौधा है जिसमें शुद्ध लाल पुष्प लगते हैं। मटर का एक ऐसा पौधा है जिसमें लाल पुष्प तो लगते हैं लेकिन सफ़ेद के जीन्स भी उसमें छिपे हुए हैं, यानी सफ़ेद के जीन्स हैं यहाँ एक रिसेसिव कैरेक्टर्स शो करते हैं। और जब लैंगिक जनन होने के पहले इसमें युग्मक जनन होता है, यानी किसी भी जीव में, चाहे वह जंतु हो अथवा पौधा हो, जब भी लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन होने के पहले ही फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और जब युग्मकों का निर्माण जननों में होता है तो उसमें जो युग्मक बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं। जैसे यहाँ युग्मक जनन की प्रक्रिया में जो युग्मक बनेंगे वह दोनों समान तरह के युग्मक बनेंगे, अर्थात यह जो जनक है यह क्या है, यह होमोजाइगस पेरेंट है। लेकिन यह जो पेरेंट है इसमें जब युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी तो इसमें जो दो भिन्न भिन्न तरह के गैमेट्स बनेंगे, अर्थात यह जनक विषम युग्मकी है, हेट्रोजाइगस है। एक और जो परिभाषा बार बार बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं उससे को लेकर के, उसके संबंध में जो जेनेटिक्स में प्रयोग होने वाला टर्म है उसके संबंध में आपको मैं बताता हूँ। हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन, संकर और संकरण। देखिए, संकर किसे कहा जाता है, हाइब्रिड किसे कहा जाता है और हाइब्रिडाइजेशन किसे कहा जाता है। जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले जनकों में निषेचन की क्रिया कराई जाती है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है वह संकर नस्ल अर्थात हाइब्रिड कहलाती है। और उनमें संकरण कराने की जो यह प्रक्रिया है इसी को हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में एक ऐसा पौधा है जिसमें मटर का एक ऐसा पौधा है जिसमें लाल पुष्प लगते हैं, यानी यह समयुग्मी पेरेंट है। एक ऐसा पौधा है जो समयुग्मी सफ़ेद है, यानी यह भी समयुग्मी है और यह भी समयुग्मी है। जब इसमें युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी निषेचन के पहले तो इसमें दोनों में समान तरह के युग्मक बनेंगे क्योंकि दोनों ही समयुग्मी हैं। अब जब इसमें फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा
तो जो F1 जनरेशन में, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में उत्पन्न होने वाली संतान है, उसमें दोनों ही तरह के कैरेक्टर आएंगे। 50% इस पेरेंट के कैरेक्टर और 50% इस पेरेंट के कैरेक्टर आएंगे। यानी जो संतानें उत्पन्न होती हैं उसमें दोनों के लक्षण रहते हैं, माँ के भी लक्षण रहते हैं और पिता के भी लक्षण रहते हैं। दोनों के 50-50% लक्षण होते हैं। अर्थात किसी भी संतान में लक्षण माता और पिता से दोनों से 50-50% यह लक्षण आते हैं। तो यह फर्स्ट फाइलियल जनरेशन में जो संतान उत्पन्न होगी उसका दर्श रूप तो लाल होगा, लेकिन जीन रूप उसका इन जनकों से भिन्न है, उसका जीनोटाइप इन जनकों से भिन्न है। तो यह उत्पन्न होने वाली संतान में दोनों के ही लक्षण हैं, लाल के भी लक्षण हैं और सफ़ेद के भी लक्षण हैं। अर्थात यह जो संतान है फर्स्ट फाइलियल जनरेशन की, यह हाइब्रिड नस्ल होगी, हाइब्रिड नस्ल होगी और इस क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा, इस क्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाएगा। अब अगला जो टर्म आता है उसको कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन किसे कहा जाता है? जब किसी भी पौधे में यह पुष्प लगते हैं तो यदि वह द्विलिंगी पुष्प है, यानी यदि उसमें जायांग भी है और पुंकेसर भी है, जायांग और पुंकेसर दोनों है, तो इस पुंकेसर में परागकोश के परागधानियों में परागकणों का निर्माण होता है और अंडाशय में अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो परागकोश से परागकणों का निकल करके इसके वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण की क्रिया कहलाती है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन अब यह परागण दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। यदि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह प्रक्रिया सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है, स्वपरागण कहलाती है। इसको ऑटोगैमी भी कहा जाता है, इसको ऑटोगैमी भी कहा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन यदि किसी दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प से निकल करके दूसरे पुष्प के पराग के वर्तिकाग्र पर परागकण जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। लेकिन अब इसमें एक टर्म और आता है, जिटनोगैमी। जिटनोगैमी में क्या होता है? उसी पौधे के दूसरे पुष्प से परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह क्रिया जिटनोगैमी कहलाती है। इस तरह से हमने आपको स्पेशल टर्म्स जो जेनेटिक्स में बार बार प्रयुक्त होते हैं इसके संबंध में हमने बताया आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे लॉ ऑफ मेंडल्स, यानी मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियम। थैंक यू।